Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 10th of June 2020, Wednesday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is, a degree is not a sign of intelligence but a good memory. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Delhi government's alarm bell, 5,50,000 COVID cases by July end. कल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदर टॉप ऑफिशियल की मीटिंग हुई कोविड-19 के केसेस और उसकी एनालिसिस को लेकर के, और ये डिसीजन एनालिसिस या एनालिटिक्स को देखने के बाद, डेटा एनालाइज करने के बाद ये प्रोडिक्शन किया गया कि जुलाई 31 तक आने वाले जो पॉजिटिव केसेस हैं उनका नंबर 5 लाख तक क्रॉस कर जाएगा। कल मॉर्निंग तक ये डेटा 30,000 तक का था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जुलाई 31 में दिल्ली, न्यूयॉर्क और इटली जैसे एरियाज़ जो कोविड-19 से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, वर्स्ट अफेक्टेड हैं, उनको भी क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। केवल दिल्ली में अकेले 5,50,000 कोविड के केसेस जुलाई 31 तक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 बेड्स जो हैं वो जुलाई एंड तक चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। जब ये केसेस 20 गुना बढ़ने की एक्सपेक्टेशन प्रेडिक्शन करी जा रही, उसी बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी और दिल्ली के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में टसल देखने को मिला, जिसमें जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो कोविड-19 के पेशेंट दिल्ली के पेशेंट हैं उन्हीं का केवल इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल्स में होगा, जिसको बाद में एलजी ने ओवर रूल कर दिया। तो इस तरह का टसल भी एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल डोमेन में देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर. If any state, any union territory, any government wants to tackle pandemic-like situation, then collaboration is very much required. On the other hand, we are seeing that there is a tussle between LG and the Chief Minister of Delhi. And if we see the data, so we can easily see the number of COVID patients are increasing exponentially. लीनियर कर्व आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर कर्व मिल रहा है, जिस हिसाब से दिल्ली में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले मुंबई इमर्ज हुआ एज अ हॉट स्पॉट ऑफ कंट्री, अब दिल्ली इमर्ज हो रहा है एज अ न्यू हॉट स्पॉट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स और कोविड-19 पॉजिटिव केसेस इन दिल्ली। और अगर आप बेड रिक्वायरमेंट को मैच करें तो बेड रिक्वायरमेंट इवन हाफ मैच भी नहीं होती, नहीं स्प्रेड करती। अगर आप देखें तो यू कैन ईजली डेसिफर ये नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं, एंड दिस ब्लू इंडिकेट द नंबर ऑफ बेड्स। तो 44,000 अप्रॉक्सीमेटली जब पॉजिटिव केस रहे हैं जून 15 तक, जिसमें जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो 6,600 तक रही है। इसी तरह जब जुलाई 31 तक जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही है 5,50,000 कोविड-19 केसेस की, उस केस में 80,000 बेड्स हैं, उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करी जा रही है। और कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये डेटा 5 लाख का है, ये डेटा उस समय का है जब दिल्ली लॉकडाउन की सिचुएशन में थी। अब चूँकि लॉकडाउन ओपन हो चुका है, बहुत सारे मॉल्स, रिलीजियस प्लेसेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम हो रही हैं, तो आगे आने वाले टाइम में जुलाई 31 तक ये 5,50,000 का डेटा डबल ट्रिपल भी हो सकता है। जो 5 लाख का जो डेटा एक्चुअली प्रोडक्शन किया गया, ये प्रोडक्शन लॉकडाउन के ड्यूरेशन में किया गया था। और अगर हम बात करें मुंबई की, जो कि सबसे पहला हॉटस्पॉट था कंट्री में, तो उसमें अगर हम नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर्स की बात करें तो उसकी सिचुएशन दिल्ली के कंपैरिजन में फार बेटर आपको दिखेगी। और बेटर कंडीशन के बाद भी अगर मुंबई महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाई, तो दिल्ली आने वाले टाइम में कैसे इस लार्ज अमाउंट का जो सर्ज होने वाला है कोविड-19 के पेशेंट का, इसको टैकल करेगी। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। अदानी ग्रीन्स विंस वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर बिड ऑफ ₹45,000 करोड़। अदानी ग्रीन एनर्जी, जो कि अदानी ग्रुप का रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, उसने वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट सोलर टेंडर, जो कि यूनियन गवर्नमेंट ने 8 गीगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए इशू किया था, उसको विन कर लिया है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक टेंडर इन्वाइट किया था, उस टेंडर में 8 गीगावाट फोटोवोल्टिक पावर प्लांट और 2 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग टेंडर के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेंडर इनवाइट किए थे विद अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 5 years।
जिसमें बहुत सारे जो ग्रीन एनर्जी आर्म से बड़े बड़े ग्रुप की उन्होंने अप्लाई किया था और इवेंचुअली वो टेंडर अडानी ग्रुप को मिला है. दिस वुड इंटेल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000 crore at a time when companies in almost all sectors are looking to cut down their capital expenditure. अब ये अडानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन या आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस कोविड-19 की सिचुएशन में, जब मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं वो लिक्विडिटी क्रंच की वजह से, डिमांड क्रंच की वजह से अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रोक कर रखी, रिड्यूस कर दिया है. दे आर नाउ एक्चुअली फोकसिंग ऑन देयर करंट प्रोजेक्ट्स. अब उस केस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में विल बी अ बिग चैलेंज फॉर अडानी ग्रुप. विद दिस विन द कंपनी इज नाउ लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेटर इन द country with 15 gigabytes of renewable capacity under various stages of development. और इस टेंडर को मिलने के बाद अडानी ग्रीन एनर्जी पूरे कंट्री का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पावर जनरेटर कंपनी बन गई है. इट इज़ फॉलोड बाय रिन्यू पावर विद एन 8.5 giga capacity and Azure पावर विद 6.5 giga capacity. सो अडानी ग्रुप कंट्री का लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर जनरेटर है विद 15 गीगावाट कैपेसिटी, 15 गीगावाट कैपेसिटी. और उसके बाद जो सेकेंड पोजीशन पे जो कंपनी आ रही है पावर जनरेटर में, रिन्यूएबल पावर जनरेटर में, वो है रिन्यू पावर. उसकी अगर आप कैपेसिटी देखें तो 8.5, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स ज़्यादा है फर्स्ट अपना अडानी ग्रुप अपने सेकेंड राइवल से. और तीसरे पोजीशन पे एजर पावर दैट इज 6.5 गीगावाट कैपेसिटी. तो इतना बड़ा टेंडर जीतने के बाद अडानी ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया है. अब ये कैसे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैनेज करेंगे, इट विल बी द चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर अडानी ग्रुप. अगर अडानी ग्रीन्स का हम कंसोलिडेटेड फिगर देखें इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो रिवेन्यू इनका इस फाइनेंशियल ईयर में 2,549 करोड़ रहा है, जो कि अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो -50 का प्रॉफिट रहा है, माइनस में, लॉस में गई ये कंपनी इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में. डेट भी अप्रॉक्सीमेटली बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में. हालांकि इस न्यूज़ के बाद स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स में 5% का इंक्रीमेंट देखा गया. जैसे ही ये न्यूज़ फ्लोट हुई स्टॉक मार्केट में कि अडानी ग्रुप को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उनके स्टॉक ने सर्च शो किया 5% का. अब जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और लिक्विडिटी क्रंच है, तो अडानी ग्रुप 10 to 15% स्टेक सेल के लिए सोच रहे हैं. और दे आर एक्चुअली थिंकिंग टू गो फॉर 10 to 15% स्टेक सेल इन अडानी ग्रीन, जिसके लिए कई सारे जो मेजर प्लेयर्स हैं, फ्रेंच एनर्जी मेजर जस्ट लाइक टोटल एसए और अदर फॉरेन इन्वेस्टर हैव शोन इंटरेस्ट इन पार्टनरिंग विद अडानी ग्रुप आफ्टर दिस टेंडर. सो if Adani Group will go for stake sale, then this situation may not be very much difficult for Adani. So in future you can see the stake sale proposal in Adani Group and the more investment by foreign investor in this green arm of Adani Group. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 1. Finance Minister tells banks to improve interest rate transmission. कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोर्ड लेवल टॉक्स करी डिफरेंट कॉमर्शियल बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, और उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर, इंटरेस्ट रेट कट्स को लेकर के और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिवाइव करने के लिए, स्पर करने के लिए बहुत सारे डिस्कशन और डेलिब्रेशन हुए, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकर्स से कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन है, इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन अगर आप इसको बहुत सिंपल टर्म्स में पढ़ें तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मीन्स अगर आरबीआई कोई चेंज कर रहा है पॉलिसी रेपो रेट में या बैंक रेट में, दैट शुड एक्चुअली बी ट्रांसफर टू इवेंचुअल कस्टमर्स, जो कि बैंक्स रिसेंट टाइम में नहीं कर रहे थे. जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम किया था विद द एक्सपेक्टेशन कि कॉमर्शियल बैंक्स अपना लेंडिंग रेट कम करेंगे, बट एक्चुअली क्या हुआ, कॉमर्शियल बैंक्स ने अपना लेंडिंग रेट नहीं कम किया, और जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम करने के बाद, जो एक्स्ट्रा आइडल मनी पड़ा था, वो उन्होंने आरबीआई में अगेन पार्क कर दिया. हालांकि कल एसबीआई ने लेंडिंग रेट्स कम किए हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक सेम मूव फॉलो कर सकते हैं. तो इसी इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन और मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकर्स से कहा है दैट दे शुड एक्चुअली गो फॉर इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन
for eventual customer or eventual investors, which is not happening as it was expected. The government was skeptical about the slower monetary rate transmission by public sector bank till now. A public sector bank का अपना अलग concern है. They do not want to lend money at this pandemic situation. Why? Because in this uncertain situation, there are high chances that whatever the money, whatever the loan they are granting in this time may convert into NPA in future course of time. So in order to increase their NPA proportion or in order to improve their future profit and loss account, banks are reluctant to lend the money. That is why banks are not actually decreasing the इंटरेस्ट रेट और लेंडिंग रेट. उसी को लेकर के कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकर्स से कहा दैट बैंकर्स शुड बी रेडी टू एक्चुअली डू द ट्रांसमिशन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिडक्शन टू द इवेंचुअल कस्टमर. इन द मीटिंग विद द PSB chief executive, the finance minister also asked them to expedite the sanctioning of loan under emergency credit guarantee scheme ECLGS स्कीम के तहत भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आप लोन ग्रांट करना शुरू करिए. तो आज का आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे व्हाट इज़ ECLGS, ये स्कीम क्या है और इसमें बेसिक क्या इसका मैंडेट है, क्या होता है, किसको लोन मिलता है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम. तो इसके तहत भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन की एडिशनल लैंडिंग करनी चाहिए. बैंक एक्सपेक्ट टू सैंक्शन द फुली गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू फर्म्स बाय द एंड ऑफ अगस्त. और जो रिफॉर्म्स हुए थे रिसेंटली जिसमें 5 अनाउंसमेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफरेंट अनाउंसमेंट किए थे और उसी अनाउंसमेंट में एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन का भी प्रपोजल है जिसमें गवर्नमेंट फुली गारंटी दे रही थी कि अगर MSME को जो लोन दिया गया अगर वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो द गवर्नमेंट विल इमर्ज एज अ गारंटर एंड गवर्नमेंट विल रिटर्न एंड पे ऑफ ऑल द मनी ऑफ public sector banks which has actually converted into NPA because of the government reforms policy. तो गवर्नमेंट ने जो गारंटी स्कीम लाई थी 20 ट्रिलियन के पैकेज में, उसी स्कीम के तहत बैंक्स को अगस्त के लास्ट डे तक सारा जो फुली गारंटी क्रेडिट इमरजेंसी स्कीम के तहत जो भी फंड्स है वो लेंड कर देना है. ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगस्त तक कमर्शियल बैंक्स जितना भी अमाउंट सेंक्शन किया गया है RBI के द्वारा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत उसकी लेंडिंग कर देनी है. सिंस February 2019 द RBI हैज़ रिड्यूस द रेपो रेट एज वेल एज द रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट कितना डिक्रीज़ किया अगर हम बात करें February 2019 से अप्रॉक्सीमेटली 185 बेसिस पॉइंट, और जो अब बहुत मिनिमम है वो कितना है 4%. तो करंट रेपो रेट इज़ 4%. तो बैंक्स को ये कहा जा रहा है कि आप इस इंटरेस्ट रेट को ट्रांसमिशन करिए. जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत जो लोन सेंक्शन किया है RBI ने, गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर के लिए, उसको रिलीज़ करना शुरू करिए, उसको सेंक्शन करना शुरू करिए और उसका सारा अमाउंट अगस्त तक आप सेंक्शन कर दीजिए. हालांकि बैंक्स ने स्टार्ट कर दिया है अपना लेंडिंग रेट कम करना आफ्टर द रिडक्शन ऑफ लेंडिंग रेट बाय वर्ल्ड लार्जेस्ट लेंडर दैट इज SBI. It is expected many commercial bank may come up with such reduction in future course of time. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4. ड्यूज ऑफ गवर्नमेंट वे हायर देन एस्टिमेट्स MSMEs. अगर आपको याद हो तो हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें MSME सेक्टर ने गवर्नमेंट से अपने पिछले सारे ड्यूज़ क्लियर करने के लिए बोला था. गवर्नमेंट मतलब जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उसमें बहुत सारा ड्यूज़ बना रहता है MSME सेक्टर का जो कि टाइम टू टाइम पे होता रहता है. तो लिक्विडिटी क्रंच की वजह से MSME सेक्टर ऑलरेडी स्लो डाउन की कंडीशन में चल रहा था. कंडीशन बहुत ख़राब थी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले रही थी. हालांकि MSME सेक्टर कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट से ये भी कह रहा था कि आपका जो ड्यूज़ है, आपके जो ड्यूज़ पिछले बाकी हैं उनको भी रिलीज़ करिए. सिर्फ लोन सैंक्शनिंग से काम नहीं चलेगा, जो वॉट एवर ड्यूज़ यू हैव यू मस्ट रिलीज़. हालांकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर भी दिए थे सारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, डिपार्टमेंट्स को कि जितने भी MSME सेक्टर से जितने भी ड्यूज़ हैं प्रीवियस ईयर के वो सारे क्लियर कर दिए जाएं. हालांकि कई सारे लोगों ने बहुत कुछ नंबर एस्टिमेट किया था कि इतने 1000 करोड़ का पर्टिकुलर 1000 करोड़ का ड्यू MSME का है. तो इस न्यूज़ में कहा गया कि जितना एक्चुअल डेटा रिलीज़ किया गया है, एक्चुअल जो ड्यूज़ है वो उससे
कई गुना ज़्यादा है। जो डेटा गवर्नमेंट शो कर रही है, जो डेटा एजेंसी शो कर रही है ड्यूज़ का, उस ड्यूज़ से कई गुना ज़्यादा ड्यूज़ है एमएसएमईज का ऑन डिफरेंट पब्लिक और गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. While exact figure are difficult to come up by, there is a widespread consensus that dues from the government stand at about 2 to 3 trillion बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. हालांकि गवर्नमेंट कई बार इस चीज़ है कि जो भी एमएसएमईज़ का इस अनाउंसमेंट के साथ है कि जो भी एमएसएमईज़ का ड्यूज़ है उसको क्लियर कर दिया जाएगा बहुत जल्द से जल्दी. नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ स्टक to its stand that the amount is 12,343 crore, pointing to the data from Samadhan portal, the MSME Ministry online delayed payment monitoring system. तो MSME मिनिस्ट्री का जो ऑनलाइन डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज समाधान. तो हो सकता आप इसको याद रखेंगे आरबीआई के लिए या किसी भी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. समाधान पोर्टल. समाधान पोर्टल किसका है? एमएसएमई मिनिस्ट्री का है. किस लिए है? डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम. जो एमएसएमई सेक्टर के जो पेमेंट डिले हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए. तो उसके अकॉर्डिंग जो ड्यूज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 करोड़ का ड्यू बताया जा रहा है. बट जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ट्रिलियन का ड्यू है जो एमएसएमई का बाकी है. और अगर ये 2 to 3 ट्रिलियन एक्चुअली ड्यू है तो इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट. द ड्यू पेंडिंग विद द सेंटर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसके लिए एमएसएमई कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि इतना आप हमारा ड्यूज़ क्लियर करिए ताकि जो लिक्विडिटी क्रंच कंटिन्यूसली बना हुआ है वो उससे हम ओवरकम कर सकें और बहुत सारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन में है उससे ओवरकम हो सकें. तो जो एक्चुअल एस्टिमेट है दैट इज़ 2 to 3 ट्रिलियन, बट एज पर द डेटा इट इज़ 12,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली. अब देख लेते हैं कि किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री और कितनी स्टेट्स के पास कितना कितना ड्यूज़ है एज पर द समाधान पोर्टल ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री. अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा ड्यू स्टेट गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके इतना 2,143 करोड़ का ड्यू स्टेट गवर्नमेंट्स का है. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग्स है उनका 1,960 करोड़ का ड्यूज़ है. स्टेट पीएसयूज जो है उनका अप्रॉक्सीमेटली 944 करोड़ का ड्यूज़ है. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का 290. रेलवे का भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा ड्यू बचा हुआ है स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी 59 करोड़ का. रेलवे डिवीजन 49. तो टोटल जो एज पर द समाधान पोर्टल जो टोटल ड्यू है वो 12,000 और 30,000 करोड़ का है. जबकि एस्टिमेट जो है एक्चुअल एस्टिमेट जो एमएसएमई इंडस्ट्री अपना कह रही है वो कह रही है कि 2 to 3 ट्रिलियन का ड्यू गवर्नमेंट पर बचा हुआ है ड्यू टू डिलेड पेमेंट. तो उसके लिए कंटिन्यूसली ये डिमांड उठ रही है कि गवर्नमेंट जितना भी पेमेंट है ड्यू है उसको तुरंत ही रिलीज़ करे, जिससे कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो डिस्ट्रेस की कंडीशन में चला गया है वो उससे ओवरकम हो जाए. द ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन AIMO पेक्स इट एट इवन हायर 5 ट्रिलियन. और अगर हम बात करें ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की तो वो तो बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन तक का ड्यू है. तो ये रेंज एक्चुअली कितनी है वो फिर भी एक अलग कंसर्न है, बट एक्चुअली लार्ज अमाउंट ड्यू है एमएसएमई सेक्टर का एंड दैट इज़ वेरी कंसिडरेबल अमाउंट. और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएसयूज हों, उन सब को तुरंत ये ड्यू रिलीज़ करना चाहिए क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो वर्स्ट हिट सेक्टर है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन. और ये डिमांड कई बार उठी है कि इस जो ड्यू होता है इसको फास्ट ट्रैक पेमेंट सिस्टम के तहत लाया गया, जिसके लिए समाधान पोर्टल भी लाया गया. बट एक्चुअल जो ड्यू पेमेंट है वो वैसे ही बना हुआ है, जिससे कि जो रेगुलर बिजनेस है, वर्किंग कैपिटल है हमारा एमएसएमई सेक्टर का, वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. चैलेंज फॉर अस इज सप्लाई चेन रादर देन डिमांड. मारुति के चेयरमैन आरसी भागवा ने कहा है कि हमारे लिए डिमांड से ज़्यादा चैलेंजिंग इस समय सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं. सप्लाई चेन चैलेंजेस जो हमारे आ रहे हैं, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ द लेबर, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है रादर देन डिमांड. वी विल नॉट बी एबल टू असेंबल मोर देन 30 to 40% ऑफ what is normal production in June. So we will have no problem in selling what we have make. 40 to 30% का ही हम प्रोडक्शन कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट, जिसको सेल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ऐसा मारुति के चेयरमैन ने कहा है. आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़.
इंडिया इनकॉर्पोरेशन CSR पैंडेमिक स्पेंड क्रॉसेस ₹7.5 करोड़ 1,000 करोड़। अगर हम बात करें CSR की, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अंडर कंपनी एक्ट हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% CSR में स्पेंड करना होता है। तो इस कोविड-19 की सिचुएशन में कंपनीज जो अपना CSR के तहत स्पेंड कर रही हैं, वो स्पेशली कोविड को टैकल करने के लिए, कोविड-19 के केसेस को टैकल करने के लिए वो अमाउंट 7.5 थाउजेंड करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। कई कंपनीज ने PM केयर फंड्स में डोनेट किया था, कई कंपनीज अपनी खुद की CSR एक्टिविटीज़ के तहत काम कर रही थी कोविड-19 के अगेंस्ट। हालांकि मिनिस्ट्री ने बहुत क्लियर कर दिया था कि जो PM केयर में जो फंड ट्रांसफ़र किया गया है वो CSR के अंडर काउंट नहीं होगा। Some of the largest spender on corporate social responsibility projects have allocated a bulk of their fund to addressing concern triggered by COVID-19। तो अगर हम बात करें इंडियन प्राइवेट सेक्टर की, तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर इस पूरे अमाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। जबकि अगर फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो उनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है कोविड-19 से फाइट करने में अंडर CSR, वो अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ का रहा है। तो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं बेसिकली जो CSR के लिए फेमस हैं, उनका अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 56 इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5,122 करोड़ का स्पेंडिंग करी है कोविड-19 से फाइट आउट करने के लिए। और 24 फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स ने भी अप्रॉक्सीमेटली 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कोविड-19 से फाइट आउट करने के लिए अंडर देयर CSR। तो कंपनीज भी अब अपने CSR का जो मनी है, जो फंड है, उसको डाइवर्ट कर रही हैं कोविड-19 से फाइट आउट करने के लिए। कई कंपनी से तो बहुत लार्ज अमाउंट PM केयर फंड्स में भी डोनेट किया है। और जो ये डेटा है ये क्रिसिल फाउंडेशन के सर्वे से निकल कर आई। क्रिसिल ने सर्वे करके बताया कि कितनी कंपनीज किस किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्ट कर रही हैं CSR को लेकर के। It is analyzed that 130 companies, of which 113 were found to have promised support, either monetary support or through donation for cash or kind, just like mask, personal protective equipment, sanitizer, etc. to mitigate the effect of COVID-19। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कोविड-19 को मिटिगेट करने में, क्योंकि ये उनके बेनिफिट के लिए भी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। 40 कोल ब्लॉक्स लाइकली टू बी ऑन ऑफर इन फोर्टनाइट। अब आगे आने वाले 15 दिनों में 40 कोल ब्लॉक के लिए आप टेंडर इन्विटेशन देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिस्ट्री प्लान इन्वेस्टर मीट्स रोड शो टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट थ्रू ईज रूल। जैसे कि रिसेंटली रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, गवर्नमेंट अपना रोल कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी के तहत आगे आने वाले 15 दिनों में 40 कोल ब्लॉक्स की ऑक्शन देखी जा सकती है, जिसके लिए बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स बिड डाल सकते हैं। और इसके बाद गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू कलेक्शन होगा, जो कि नेसेसरी और नीडेड एरियाज में यूज़ किया जा सकेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया डाउन ग्रेड क्रिएटेड 6 फॉलन एंजल्स मूडीज़। अभी रिसेंटली मूडीज़ ने इंडिया की रेटिंग को एक नॉच से गिरा दिया था, उसी बॉन्ड मार्केट की रेटिंग को, सॉवरेन बॉन्ड मार्केट की। अब इसके बाद मूडीज़ ने इंडिया की 6 कंपनीज़ को फॉलन एंजल्स की कैटेगरी में डाल दिया है। India's sovereign rating downgrade has created 6 fallen angels or the companies in the non-financial sector whose rating have dipped to just 1 notch away from being considered as junk, global rating agency Moody Investor Services said on Tuesday। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, फॉलन एंजल्स क्या होते हैं? फॉलन एंजल्स आर बेसिकली दोज फर्म दैट मूव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी टू सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी। और अगर सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी से भी नीचे इनको डाला जाएगा, देन इट विल बी द जंक कंपनी। जंक कंपनी मीन्स इन्वेस्टर्स को मना किया जाएगा कि ऐसी कंपनीज में किसी भी तरह का बॉन्ड, शेयर, डिबेंचर के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट ना करें। और ये कौन सी 6 कंपनीज हैं जिनको सब इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी या फॉलन एंजल्स की कैटेगरी में डाला गया है? इट इज़ IOC, HPCL, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, LNG, BPCL एंड ONGC। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये इंडिया की टॉप कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। मैक्सिमम इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं। तो अगर इतनी अच्छी कंपनी, हाई परफॉर्मेंस कंपनीज को फॉलन एंजल्स की कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो इट्स नॉट अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी। Addition of 6 Indian companies to the fallen
Angels took the list to an all-time high of 21 in Asia as of early June. तो अगर आप इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखें तो इंडिया को सोवरेन रेटिंग को भी, क्रेडिट रेटिंग को भी एक ग्रेड नीचे कर दिया था मूडीज़ ने रिसेंटली। कई सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिलेगा और ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रेडिक्शन 5% से 11% तक वेरी कर रहा है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है 3.2% से इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो कई सारे प्रोडिक्शंस आ रहे हैं जो कंटिन्यूसली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाला जो टाइम है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, जिसकी वजह से मूडीज़ में भी और अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में भी कंटिन्यूसली डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है इंडिया के कंसर्न में। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, FM टेल्स बैंक्स टू इम्प्रूव इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन। तो इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को डिटेल में पढ़े, क्योंकि बैंक के एग्जाम में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे क्या है? टिजी। टिजी मीन्स घबराहट। और ये हमने किस कंटेक्स में? ये हमने दिल्ली की जो न्यूज़ है उसके कंटेक्स में पढ़ा था। फ्लरी, बिविल्डरमेंट, पैल्पिटेशन, फैश, दिथर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्टूडेंट्स इतना ही। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।